नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीपीएसटी या पीआरटी वाला जो आगे जून में होगा, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले आपके जो पेडागोजीज है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इन्हें हम करेंगे और व्याख्या उदाहरण सहित हम यहाँ पर करने वाले हैं, ताकि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए। और इसके बाद में जो आपके अन्य जो सब्जेक्ट होंगे उसको हम करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, और कल वाली वीडियो अगर आपने जब नहीं देखी थी तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो उसमें जाकर जब आप इनसे पहले वाली जो वीडियो है उसे आप देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष के बाद ही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, बल्कि उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। और उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास भिन्न भिन्न होता है, या विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो कौन से वाला जो है यहाँ पर इसमें सही रहेगा? तो सही की बात करें तो ऑप्शन डी जो है इसको यहाँ पर सही इसमें माना गया था कि विभेद और एकीकरण ये विकास के लक्षण हैं। अब विभेद और एकीकरण क्या है? विभेद मतलब विकास की इस प्रक्रिया में सामान्य प्रतिक्रियाएं विशिष्ट और जटिल प्रतिक्रियाओं में बदल जाती हैं। पहले बच्चा किसी भी असुविधा या तनाव को चिल्लाकर व्यक्त करता था, यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है। और एकीकरण की बात करें तो विकास की इस प्रक्रिया में विशिष्ट प्रतिक्रियाएं एक संगठित और समन्वित तरीके से एक साथ काम करना सीख जाती है। अब तनाव महसूस होने पर बच्चा चिल्लाने की बजाय अपने गर्दन और कंधे की मांसपेशियों को तनावग्रस्त करता है। एक अधिक विशिष्ट और आंतरिक प्रतिक्रिया है जो दिखाती है कि बच्चा अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के अधिक परिष्कृत तरीके विकसित कर रहा है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो एक छोटा बच्चा अपनी पूरी बाह का उपयोग करके किसी वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह अपनी उंगली और अंगूठे का उपयोग करके वस्तु को अधिक कुशलता से पकड़ना सीख जाता है। तो वो हो गया विभेदीकरण। तो इस तरह से चलना सीखने में बच्चा पहले पूरे शरीर का उपयोग करता है, फिर धीरे धीरे केवल पैरों का उपयोग करना सीख जाता है। तो पहले तो बच्चा घुटलियों चलता है और उसके बाद फिर खड़े होकर चलना शुरू कर देता है अपने पैरों पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है जीन पियाजे का तो जो ये विकासात्मक सिद्धांत है इसकी परिप्रेक्ष्य में कौन सा आरेख विकास की समुचित रूप से स्पष्ट करेगा? अब समुचित रूप से स्पष्ट कौन सा करेगा यहाँ पर कि जैसे ग्राफ में आयु बढ़ने के साथ विकास लगातार बढ़ रहा है। तो जैसे ये वाला ग्राफ है, अब इसमें आप ऐसे लगा लो इसे, ये वाला जो ग्राफ है इस तरीके से ये बढ़ रहा है, इसको लगा लो। ग्राफ में बढ़ने के साथ विकास अनियमित रूप से बढ़ रहा है। जैसे ये वाला लगा लो आप, ये वाला। और ग्राफ में आयु बढ़ने के साथ विकास चरणों में बढ़ रहा है पठार के साथ में। एक ये वाला हो गया। ग्राफ में आयु बढ़ने के साथ विकास पहले बढ़ता है फिर स्थिर रहता है। एक ये वाला हो गया जिसमें बिल्कुल स्थिर रहता है। अब यहाँ पर इसमें सही कौन सा है? पियाजे का जो जीन पियाजे का जो विकासात्मक जो सिद्धांत है उसके अनुसार ठीक कौन सा है इनमें? तो सही जो ऑप्शन सी को यहाँ पर लिया गया है कि ग्राफ में आयु बढ़ने के साथ विकास चरणों में बढ़ रहा है और पठार के साथ में। अब वो भी हम देख लेते हैं। जैसे जीन पियाजे इनका विकासात्मक सिद्धांत चरणों पर आधारित है। उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में होता है: संवेदी, कामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त औपचारिक सकारात्मक अवस्था में।
प्रत्येक चरण गुणात्मक रूप से अलग होता है और प्रत्येक बच्चे की सोचने और समझने के तरीकों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। इन चरणों के दौरान विकास तेजी से होता है, जिसके बाद कुछ समय के लिए स्थिरता समेकन की अवधि आ सकती है। इससे पहले कि बच्चा पहले चरण में प्रवेश करे, तो इसका आंसर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसमें ये लिया गया था। और बच्चा उदाहरण अगर हम देखें तो बच्चा जो है संवेदी गामक अवस्था में वस्तु की स्थायित्व सीखता है और इस अवधारणा को सीखने की अवधि में तेजी से विकास होगा। एक बार जब यह अवधारणा अच्छी तरह से स्थापित हो जाती है तो विकास की गति धीमी हो जाती है और जब तक कि बच्चा पूर्व से क्रियात्मक अवस्था में प्रवेश नहीं करता है और प्रतीकात्मक सोच जैसी नई क्षमता को विकास नहीं करता है। नेक्स्ट आ जाता है एक अध्यापक या फिर जो अध्यापिका। इन्हें ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे मतलब डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। तो उसने निम्नलिखित में से किस दांत पर अपना अनुमान लगाया था कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। विकास एक प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया अलग अलग होगी या अलग अलग आयामों में विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है। तो कौन सा अनुमान यहाँ पर लगाया गया था? अगर किसी पर वर्ग नहीं बनना है तो वो डायमंड का चित्र भी नहीं बना सकता। तो यह था विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। अब विकास क्या है? एक निश्चित और पूर्वानुमेय क्रम में होता है। कुछ कौशल दूसरे की तुलना में पहले विकसित होते हैं और एक कौशल का विकास अक्सर बाद के कौशलों के विकास के लिए आधार बनाता है। वर्ग बनाना एक सरल ज्यामितीय आकार है, जबकि हीरा बनाना अधिक जटिल है। तो वर्ग तो आप आसानी से बना लोगे, लेकिन जो हीरा है उसमें बहुत ज़्यादा आयत बनाने पड़ते हैं, कट लगाने पड़ते हैं, तब जाके बनता है। बहुत कठिन भी है बनाना। तो जिसमें दो त्रिकोणों को इस प्रकार जोड़ना शामिल है कि उनके आधार एक दूसरे के विपरीत हों। यदि एक बच्चा सरल आकार मतलब वर्ग बनाने में कठिनाई कर रहा है तो संभावना है कि अधिक जटिल हीरा बनाने में भी कठिनाई करे, क्योंकि जटिल कौशल सरल कौशल पर आधारित होता है। तो साफ सी बात है, जब किसी के पास ये एक सीधी सी चार रेखा ही खड़ी करनी नहीं आ रही है तो वो इतना जो जटिल काम है हीरा बनाने वाला तो वो कैसे करेगा। जैसे कि बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर रेंगना, खड़ा होना, अंत में चलना सीखता है। ऐसे चलता है बच्चा भी जब छोटा होता है। तो विकास का यह क्रम व्यवस्थित है। तो ये तो है नहीं कि पहला बच्चा जो है बैठना सीखेगा एकदम से चलना सीख जाएगा। तो पहले बच्चा बैठना सीखेगा, फिर थोड़ा थोड़ा गुडलियों चलेगा, फिर थोड़ा थोड़ा खड़े होना सीखेगा, उसके बाद चलेगा अपने पैरों पर। तो इसी तरह से जो भाषा विकास है इसमें भी बच्चा पहले ध्वनि निकालता है, फिर शब्द और छोटे वाक्य के अंत में जटिल वाक्य बनाना सीखता है। तो जैसे तो सबसे पहले बच्चा थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकालता है, मम्मी या पापा थोड़ा थोड़ा कहना सीखता है। उसके बाद फिर शब्द बोलने लग जाता है पूरा, फिर वाक्य बनाना, और उसके बाद फिर पूरे क्वेश्चन कह सकते हैं आप, पूरे बात बोलने लग जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा निहितार्थ जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। अब जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसे नहीं निकाला जा सकता। बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम या शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इससे नहीं निकाला जा सकता। अब वो कौन से वाला है? तो ये वाला शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। अब जो जीन पियाजे जो इनका जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, और ये इस बात पर जोर देता है कि बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और वे निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त नहीं करते। उनके सिद्धांत से निम्नलिखित सिद्धांत निकाले जा सकते हैं, जैसे कि बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। शिक्षकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के स्तर को समझना चाहिए और उनके लिए उपयुक्त शिक्षण विधि और सामग्री का भी उपयोग करना चाहिए। व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति। जीन पियाजे मानते थे कि बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं
इसलिए शिक्षकों को व्यक्तिगत अंतर को स्वीकार करना और प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो अलग अलग विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ तेज पढ़ने वाले, कुछ धीमे पढ़ने वाले। खोजपूर्ण अधिगम की बात करें तो जीन पियाजे का सिद्धांत सीखने में सक्रिय अन्वेषण और खोज के महत्व पर जोर देता है। शिक्षकों को बच्चों को स्वयं प्रयोग करने और सीखने का अवसर भी देना चाहिए। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता के बारे में अगर हम देखें तो जीन पियाजे का सिद्धांत था कि प्रत्येक शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता पर जोर नहीं देता है, बल्कि यह इस बात पर बल देता है कि बच्चे स्वयं करके और अपने फ्रेंड के साथ बातचीत करके सीखते हैं। तो अत्यधिक शाब्दिक शिक्षण बच्चों की सक्रिय खोज और सीखने की क्षमता को भी बाधित कर सकता है। तो उदाहरण को अगर हम यहाँ पर देखें तो जो जीन पियाजे हैं इनके सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक बच्चों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के साथ खेलने और प्रयोग करने के अवसर प्रदान करता है ताकि वे संरक्षण की अवधारणा को स्वयं खोज सके, बजाय इसके कि शिक्षक उन्हें सीधे शब्दों में समझाए कि मात्रा समान रहती है भले ही आकार बदल जाए। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, मानव जो विकास उसका सही क्रम कौन से वाला है। तो सही क्रम कौन सा है इसमें, यही है। सबसे पहले तो शैशवावस्था ही होती है, फिर बाल्य, फिर किशोर, फिर युवा या प्रौढ़। तो ऐसी होती है शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और उसके बाद जो है प्रौढ़ावस्था। अब मानव विकास क्या है कि निश्चित और सार्वभौमिक क्रम में होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है विकास, जिसे विभिन्न अवस्था में विभाजित किया गया है। जैसे शैशवावस्था जन्म से 2 साल की, वैसे तो 5 साल की होती है, अगर चार अवस्थाएं माने तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बताया इसको अपने अपने अनुसार। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक यह शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास की तीव्र गति की अवस्था है। बाल्यावस्था 2 से 12 साल की, इसे पूर्व बाल्यावस्था मतलब 2 से 6 वर्ष वाली और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष वाली, इसमें बांटा गया है। और इस अवस्था में भाषा, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास भी होता है। तो ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम में, पूर्व बाल्यावस्था कौन सी है या उत्तर कौन सी है। तो 2 से 6 वाली पहली और 6 से 12 वाली बाद की। किशोरावस्था, एडोलसेंस अवस्था कह देते हैं इसको, ये 12 से 18 वाली है। तो ये जो शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन की महत्वपूर्ण अवधि है। और प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड, लगभग 18 वर्ष से मृत्यु तक। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इसमें से बांटा गया है। मतलब जैसे एक तो लगा लो 30-35 तक, फिर एक 20 की लगा लो 50 से 70-80 तक, 70 तक, फिर एक बूढ़े वाली लगा लो वृद्धावस्था। तो इस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक और व्यावसायिक जिम्मेदारी को निभाता है और शारीरिक क्षमता में धीरे धीरे गिरावट आती है। जैसे कि एक बच्चा है, पहले शैशवावस्था में बुनियादी हरकतें जैसे कि बैठना और रेंगना सीखता है। बाल्यावस्था में चलना, दौड़ना, पढ़ना और लिखना सीख जाता है। किशोरावस्था में अधिक जटिल सोच विकसित कर लेता है और अपनी पहचान भी बनाता है। इसलिए अंत में जो प्रौढ़ावस्था है इसमें वह करियर भी बनाता है, परिवार भी शुरू करता है और जीवन के विभिन्न चरणों का अनुभव भी करता है। मतलब जो जैसे शादी की बात की है, 25-26 साल की के व्यक्ति की शादी हो जाती है तो वाली अवस्था पे। इसके बाद आ जाता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। इसके क्या देते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये प्रत्यय दिया था ब्रूनर, जीन पियाजे, स्किनर या वाइगोत्स्की ने, किन का था ये। तो वाइगोत्स्की जो उनका माना गया है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब क्या था ये, तो इसका प्रत्यय जो रूसी मनोवैज्ञानिक जो ले वाइगोत्स्की ने उन्हें दिया था। ZPD एक बच्चा बिना सहायता के क्या कर सकता है और किसी अधिक जानकार व्यक्ति जैसे कि शिक्षक के माता पिता के मार्गदर्शन या सहायता से क्या कर सकता है, इसके बीच का अंतर है ये। और वाइगोत्स्की जिनका मानना था कि सीखना मतलब ZPD इसके भीतर सबसे प्रभावी ढंग से होता है, जहाँ बच्चे उन कार्यों को करने के लिए संघर्ष कर रहा होता है जो वह स्वयं नहीं कर सकता, लेकिन मार्गदर्शन के साथ सफल हो सकता है। एक मार्गदर्शक जरूर होना चाहिए, जैसे स्कूल में होते हैं गुरु, सही रास्ता दिखाने के लिए।
उदाहरण के रूप में जैसे एक बच्चा है, अकेले साइकिल चलाना सीखने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके पिता उसे पीछे से पकड़कर सहारा देते हैं और यह सहारा बच्चे को उनके कार्य को करने की अनुमति देता है, और जो वह अभी तक स्वयं नहीं कर सकता। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे का संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ता है, पिता सहारा देना कम कर देता है और इसलिए बच्चा स्वयं साइकिल चलाना सीख जाता है। तो साइकिल चलाने का वह क्षेत्र जहाँ बच्चे की सहायता की आवश्यकता होगी उसे ही हम ZPD कहेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जब जैसे कोई शुरू में साइकिल सीखते हैं, साइकिल से ही आगे फिर मोटरसाइकिल वगैरह ये सारी सीखी जाती है। तो पहले तो उसको पीछे से पकड़ ही धीरे धीरे चलाने को कहा जाता है। फिर जब बच्चे का उसमें सीधा करना सीख जाता है, फिर धीरे धीरे साइकिल छोड़कर चलाया जाता है ताकि बच्चा बैलेंस बनाना सीख जाए। इसके बाद आ जाता है बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। आत्म केंद्रितता, सजीवतावाद, यथार्थवाद या व्यक्तिवाद। तो बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? अब नहीं होता है तो व्यक्तिवाद, ऑप्शन डी वाला। अब यहाँ पे जो जिन प्याजे जो थे, इनकी जो ये पूर्व से क्रियात्मक अवस्था थी 2 से 7 साल वाली, इसके दौरान बालकों के चिंतन में कुछ विशेषताएं दिखाई देती हैं। जैसे आत्म केंद्रितता लगा लो, बच्चा दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति रखता है और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करता है। सजीवतावाद, बच्चा निर्जीव वस्तु में जीवित प्राणियों जैसी भावनाओं और इरादे आरोपित करता है। यथार्थवाद, बच्चा अपने मानसिक छवि और विचारों को वास्तविक भौतिक वस्तुओं के रूप में मानने की प्रवृत्ति रखता है। और व्यक्तिवाद एक सामाजिक और राजनीतिक दर्शन है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्रधानता पर जोर देती है। और ये जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बालक के चिंतन की विशेषता के रूप में वर्णित नहीं है। तो नहीं में आया था यहाँ पर क्वेश्चन, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है, तो कौन सा है? ये व्यक्तिवाद है। उदाहरण लगा लो यहाँ पर, जैसे एक बच्चा अपने माँ को फोन पर अपनी नई खिलौने के बारे में बताता है, खिलौना कार जो उसके बारे में बताता है, तो मानते हो कि उसकी माँ उसे देख सकती है। सजीवतावाद, एक बच्चा अपने गुड़ियों को डांटता है क्योंकि वह गिर गई और उसे चोट लगी। यथार्थवाद, एक बच्चा सपने को एक वास्तविक घटना मानता है और उसके बिस्तर के पास जो हुई थी। इसके बाद आ जाता है अंतर्दर्शन अवधि, इंट्यूटिव पीरियड। अंतर्दर्शी अवधि क्या है? ए परसेप्शन क्या देते हैं हम? बाल अंतर्बोध। मर्रे और बेलक, रॉबर्ट या जिन प्याजे? रॉबर्ट। तो किन की थी? अंतर्बोध, परीक्षण कह सकते हैं आप। तो इसका संबंध था जिन प्याजे से। अंतर्दर्शन विधि, इनके संज्ञानात्मक का जो सिद्धांत है, इसके पूर्व से क्रियात्मक अवस्था का एक उपचरण है जो लगभग 4 से 7 साल की आयु तक होता है। इस अवधि में बच्चों की सोच तार्किक तर्क की बजाय अंतर्ज्ञान पर अधिक होगी। वे समस्याओं को हल करने के लिए अपनी सहज भावनाओं और सही दिखावे पर भरोसा करते हैं, लेकिन वे अभी तक तार्किक रूप से सोचने कार्य के पीछे के कारणों को समझने में सक्षम नहीं होते हैं। जैसे एक बच्चा है, एक बच्चे को 2 समान आकार के गिलासों में समान मात्रा में जूस दिखाया जाता है, फिर एक गिलास के जूस को एक लंबे और पतले गिलास में डाल जाता है। तो अंतर्दर्शी अवधि में बच्चा मान सकता है कि लंबे गिलास में अधिक जूस है क्योंकि जूस का स्तर ऊंचा है। तो वह इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करता है कि जूस अधिक दिखता है और संरक्षण की अवधारणा को समझने में विफल रहता है कि मात्रा समान रहती है भले ही आकार बदल जाए। तो घर पर बच्चों के साथ ऐसे किया भी जाता है, जब बच्चा कहता है कि इसमें तो कम है, जब लड़ने लग जाते हैं बच्चे आपस में, तो उनके माता पिता फिर उनके साथ यही काम करते हैं ताकि बच्चा समझ जाए कि वह इसमें ज़्यादा था, मामला सुलझाने के लिए। इसके बाद है शारीरिक वृद्धि और विकास, इसको कहते हैं अब ये तत्परता है, अभिवृद्धि है, गतिशीलता या अनुमानचिकता। तो वृद्धि और विकास क्या है? अभिवृद्धि है।
अब अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ, शारीरिक आकार, वजन, ऊंचाई, अंगों में वृद्धि, इसी को कहा जाता है अभिवृद्धि। मात्रात्मक परिवर्तन है जिसे मापा जा सकता है। विकास की बात करें तो डेवलपमेंट, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक क्षमता में गुणात्मक सुधार को विकास करेंगे। व्यापक प्रक्रिया है जिसमें परिपक्वता और सीखना शामिल है। इसलिए शारीरिक वृद्धि और विकास में से केवल शारीरिक वृद्धि को अभिवृद्धि कहा जाता है, और विकास में शारीरिक वृद्धि के साथ साथ अन्य पहलू में प्रगति भी शामिल है। जैसे कि बच्चे की ऊंचाई और वजन में वृद्धि अभिवृद्धि का उदाहरण है। बच्चे का चलना, बोलना, सोचना और सामाजिक रूप से बातचीत करने की क्षमता में सुधार, ये विकास का उदाहरण है। इसके बाद है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन, बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन, या ये सभी। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो इसे लिया गया गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन। जो बच्चा गर्भ में होता है वहां से लेकर किशोर तक। अब जब बाल विकास है, मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था के अंत तक बच्चों और किशोरों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास का अध्ययन करती है। और इस विधि के दौरान होने वाले परिवर्तन, विकास के पैटर्न और उन कारकों की जांच करते हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में शामिल है भ्रूण का विकास, नवजात शिशु की क्षमताएं, भाषा का विकास, संज्ञानात्मक कौशल का विकास जैसे कि समस्या समाधान और तर्क, सामाजिक और भावनात्मक विकास जैसे कि लगाव और सहानुभूति, और किशोरावस्था में पहचान का विकास। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बाल विकास को विभिन्न आयामों व चरणों का अध्ययन कहा गया है। अब कौन से हैं? शैशव, बाल्य, किशोर, गर्भ, बाल्य, युवा, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। तो बाल विकास को विभिन्न आयामों व चरणों का अध्ययन ये कहा है। तो जो ऑप्शन ए में है यहाँ पर, शैशव, बाल्य और किशोरावस्था। अब बाल विकास के अध्ययन में बच्चों के विकास को समझने के लिए ऐसे विभिन्न आयाम जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक और विभिन्न चरणों में विभाजित किया जाता है। शैशवावस्था जन्म से 2 की हो गई, बाल्यावस्था 2 से 12 की हो गई, और किशोरावस्था 12 से आगे 18 तक हो गई। तो यहाँ पर व्यवस्था को शामिल भी किया गया है जो आमतौर पर बाल विकास के अध्ययन का हिस्सा नहीं माना जाता है, बल्कि यह एक वैश्विक विकास का हिस्सा है। तो व्यक्ति की विभिन्नता का अध्ययन बालक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन यह विकास के चरण को उल्लेख नहीं करता है। तो इस कारण से जो ऑप्शन है सबसे सटीक रूप से बाल विकास के मुख्य अध्ययन क्षेत्रों को दिखाता है। जैसे बाल विकास का अध्ययन है, इसमें शोधकर्ता शैशवावस्था में शिशु की संवेदी क्षमताओं का अध्ययन कर सकता है, बाल्यावस्था में भाषा विकास के चरण का अध्ययन कर सकता है, और किशोरावस्था में सामाजिक पहचान के विकास का अध्ययन कर सकता है। इसके बाद है माता पिता से संतानों में प्राप्त होने वाले गुणों को, जन्मजात का सिद्धांत, अनुक्रमण, समानता या अंतरण का सिद्धांत, क्या कहेंगे? कौन से वाली बात ठीक है इसमें? हाँ, वो बी वाली ठीक है, अनुक्रमण का सिद्धांत। अब माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को अनुक्रमण कहेंगे। अनुक्रमण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवंशिक जानकारी माता पिता से उनकी संतानों में स्थानांतरित होती है, और ये आनुवंशिक गुण शारीरिक विशेषताएं जैसे कि आंखों का रंग, बालों का रंग, ऊंचाई और कुछ प्रवृत्तियां या जोखिम को निर्धारित करता है, जैसे जन्मजात सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत मानता है कि कुछ ज्ञान और क्षमता जन्म से मौजूद होती है, लेकिन ये सीधे तौर पर माता पिता से प्राप्त गुणों को संदर्भित नहीं करती है। समानता का सिद्धांत, यह आनुवंशिकता के पुराने सिद्धांत है जो बताता है कि संतान अपने माता पिता के समान विशेषताओं को प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ समानताएं होती है। अनुक्रमण की प्रक्रिया आदि जटिल है। अंतरण का सिद्धांत, यह शब्द आनुवंशिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, लेकिन अनुक्रमण इस अवधारणा के लिए अधिक सामान्य और सटीक शब्द माना गया है। यदि माता पिता दोनों की आंखें नीली हैं तो संभावना है कि उनकी बच्चे की आंखें भी नीली होंगी। तो यही है आनुवंशिक अनुक्रम का सिद्धांत।
इसके बाद इनमें से कौन सा एक ठीक नहीं है? अब कौन सा एक ठीक नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ गया? तो विवेचन कर माता पिता संतान में गुणों का संचरण है, मतलब एक ठीक नहीं है इसमें कि वंशन कर माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके प्रवण की अंत्यक्रिया का परिणाम है। प्रत्येक बच्चे विकास की गति में भिन्नता दिखाता है। विकास एक निश्चित पैटर्न के अनुसार होता है, तो एक सही नहीं था वो बताना है इसमें। अब ये ऑप्शन डी वाला है कि विकास एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करता है, ये वाला। तो यहाँ पर भी अगर हम इसके बारे में देखें तो जैसे वंशन कर्म है, अब माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, बिल्कुल ठीक बात है। वंशन कर्म वही प्रक्रिया जिसके द्वारा अनुवांशिक गुण माता पिता से उसकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं। विकास प्राणी और उसके प्रवण की अंत्यक्रिया का परिणाम है, ठीक है ये बात भी, क्योंकि विकास अनुवांशिकता मतलब प्रकृति और पर्यावरण पालन पोषण दोनों की जटिल अंत्यक्रिया का परिणाम है। प्रत्येक बच्चा विकास की गति में भिन्नता दिखाता है, ये भी ठीक बात है। प्रत्येक बच्चा अपनी अनूठी गति से विकसित होता है, तो विकास की समय सीमा में व्यक्तिगत विभिन्नताएं सामान्य है। विकास एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करता है, तो ये बात ठीक नहीं है। जबकि विकास में सामान्य अनुक्रम, जैसे कि सिर से पैर की ओर और केंद्र से वृद्धि की ओर, ऐसे ही विकास होता है। तो प्रत्येक बच्चे इस पैटर्न का पालन अपनी गति और तरीके से करता है। विकास की गति और कुछ पहलुओं में भिन्नता पाई जाती है। सभी बच्चे भाषा विकास के समान चाल, जैसे बड़बड़ाना, पहला शब्द, वाक्य, तो इसी स्थिति से गुजरते हैं। लेकिन प्रत्येक बच्चे इन चरणों तक अलग अलग उम्र में पहुंच सकता है। कुछ बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ बच्चों को टाइम भी लग जाता है। देखा भी होगा आपने, कुछ तो 8-9 महीने के भी बोलने शुरू कर देते हैं, कुछ में 2-2 साल भी लग जाते हैं। तो ये सारे विकास के कारण होता है। विकास का क्रम तो समान होगा, लेकिन गति निश्चित नहीं होगी। इसके बाद है बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का भावना। तो बाल्यावस्था की एक विशेषता है, अब कौन सी है? तो ये है सामूहिकता की भावना का होना। अब जो बाल्यावस्था है, मतलब विशेषकर उत्तर बाल्यावस्था, तो इसमें बच्चों में सामूहिकता की भावना प्रबल होगी और वे अपने साथियों के साथ समूह बनाना, उनके साथ खेलना और समय बिताना पसंद करते हैं। समूह के नियम और स्वीकृति उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर निर्भरता आई थी, ये क्या है? तो यह विशेषता शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है और बाल्यावस्था में बच्चे धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने लगते हैं। धार्मिकता को अगर हम ले तो धार्मिक विश्वास और भावनाएं व्यक्तिगत और पारिवारिक मूल्यों पर निर्भर करती हैं और ये बाल्यावस्था की कोई सार्वभौमिक प्रमुख विशेषता नहीं है। अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का भाव, बाल्यावस्था में बच्चे बहुत अधिक अनुकरण करते हैं और वे अपने बड़े और साथियों की आदतों और व्यवहार को सीखते हैं। जैसे बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था के बच्चे अक्सर क्या अपनी टोले बनाते हैं। लड़कों का समूह क्रिकेट खेलता है, लड़कियों का गुड्डे गुड़ियों में खेलता है। वे समूह के नियमों का पालन करते हैं और समूह में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक अपेक्षाकृत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में कौन सा यहाँ पर सही है? आप समर्थन करेगा यहाँ पर तो यही वाला करेगा कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। अब जो संज्ञानात्मक विकास है इसको सबसे अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण के द्वारा समर्थित किया जाता है। ऐसा वातावरण बच्चों को नई चीज़ों को पता लगाने, प्रयोग करने, सवाल पूछने और अनेक प्रकार के अनुभव से जुड़ने के अवसर भी प्रदान करता है, जो उनके मस्तिष्क के विकास और सीखने को उत्तेजित करते हैं। जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना,
अत्यधिक परीक्षाएं बच्चों पर तनाव डाल सकती हैं और रचनात्मक सोच को हतोत्साहित कर सकती है। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो प्रारंभिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। केवल पारंपरिक पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करना बच्चों के सीखने के अवसर को सीमित कर सकता है। सहयोगात्मक अपेक्षाकृत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, जबकि सहयोग महत्वपूर्ण है तो संज्ञानात्मक विकास के लिए चुनौती और अन्वेषण के अवसर भी आवश्यक है। जैसे एक कक्षा है, एक कक्षा में अनेक प्रकार की पुस्तकें, खेल, पहेलियां, कला सामग्री और प्राकृतिक वस्तुएं उपलब्ध कराना, बच्चों को अनेक विषय में चर्चा करना, क्षेत्र भ्रमण पर जाने और रुचियों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। इसके बाद आ जाता है गुणात्मक विकास। अब जो गुणात्मक विकास क्या है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय होता है। यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। मानव का विकास क्या है, अब इसको जो मात्रा और गुणात्मक ये दोनों ही माना गया है। अब क्यों है, जैसे मात्रात्मक लगा लो पहले, इनमें शरीर, आकार, वजन, ऊंचाई आदि में वृद्धि शामिल है, मापा जा सकता है। और गुणात्मक, इसमें सोचने, समझने, तर्क करने, सामाजिक कौशल और भावनात्मक प्रक्रिया में परिवर्तन शामिल है, जो प्रकृति में अधिक वर्णनात्मक होते हैं और सीधे तौर पर मापना कठिन होता है। तो विकास जो इन दोनों के परिवर्तनों की एक जटिल प्रक्रिया मानी गई है। जैसे एक बच्चा है, ऊंचाई में वृद्धि मात्रात्मक और उसकी समस्या समाधान कौशल में सुधार ये गुणात्मक, दोनों मानव विकास के पहलू हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है इसमें। अभी जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या भाषाई, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है, तो जैविक की है इसमें, तो यही हो जाएगा। अब जो लेव वाइगोत्स्की जो थे, इनका सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। उनके सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा को विकास के महत्वपूर्ण निर्धारक माना गया है। उन्होंने इन कारकों के माध्यम से सीखने और संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जैविक पहलुओं की उपेक्षा की जाती है, जबकि उन्होंने स्वीकार किया कि जैविक परिपक्वता विकास के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित करती है और उनका मुख्य ध्यान सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पर था। जिन पियाजे के विपरीत, जिन्होंने जैविक परिपक्वता को विकास का एक प्राथमिक चालक माना है, वाइगोत्स्की ने सामाजिक संदर्भ और सीखने को अधिक महत्वपूर्ण माना है। अब जो वाइगोत्स्की है, तो जैसे कि पहले क्वेश्चन आया था, तो जेडपीडी वाला, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग की अवधारणा है, सामाजिक अंतःक्रिया और मार्गदर्शन के माध्यम से सीखने के महत्व पर प्रकाश डालती है। तो भाषा को उन्होंने विचार के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण माना था और जैविक कारकों जैसे कि मस्तिष्क का विकास को उनके सिद्धांत में उतना प्रमुखता से संबोधित नहीं किया गया है। इसके बाद है 1 वर्ष तक शिशु जब आंख, कान में हाथ से सोचते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर इसमें शामिल होता है। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान, हाथों से सोचते हैं तो कौन सा स्तर शामिल होगा इसमें। अब ये मूर्त, पूर्व इंद्रिय या अमूर्त, आंख, कान, हाथ इनसे सोचते हैं, तो इसे माना गया है इंद्रजनित गामक अवस्था, जन्म से 2 साल की जो होती है। अब जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसमें 1 वर्ष तक के शिशु इंद्रिय जनित गामक स्तर में होते हैं, मतलब 0 से 2 साल की अवस्था होती है। तो इस स्तर में शिशु अपनी इंद्रिय, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और गामक क्रिया मतलब हाथ, पैर, इनकी हरकतों का उपयोग करके दुनिया को समझते हैं, सीखते हैं और उनकी सोच जो प्रत्यक्ष संवेदी अनुभव और शारीरिक क्रियाओं पर आधारित होती है। जैसे मूर्त से क्रियात्मक स्तर लगा लो, लगभग 7 से 11 की है, जिसमें बच्चे तार्किक सोच विकसित करते हैं, लेकिन मूर्त वस्तु तक ही सीमित होती है, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो उनके सामने होना चाहिए उसकी तभी बता सकते हैं। पूर्व से क्रियात्मक स्तर 2 से 7 साल की है,
जिसमें बच्चे प्रतीकात्मक सोच विकसित करते हैं, लेकिन उसकी सोच में कई सीमाएं होती हैं, जैसे कि आत्म केंद्रित और अमूर्त, जिसे औपचारिक सकारात्मक अवस्था भी कह देते हैं। ये 11 वर्ष से आगे की होती है, जिसमें व्यक्ति अमूर्त और तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट उनके सामने नहीं है उनके बारे में वे सोच सकते हैं। जैसे एक छोटा शिशु है, खिलौने को पकड़ने के लिए अपने हाथ का उपयोग करता है, कामक क्रिया हो गई, या बजने वाली आवाज़ सुनकर अपनी आंखें उस दिशा में घुमा लेता है, संवेदी अनुभव होगा। इस आयुमन की सोच सीधे उनकी इंद्रियों और हरकतों से जुड़ी होती है। नेक्स्ट है रिया। कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं, सोचती है कि बहुमत को अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जाए, और यह सहकर्मी विरोध जिन पियाजे के अनुसार किससे संबंधित है? सहकर्मी विरोध जिन पियाजे के किससे संबंधित है? तो ये विषमांग नैतिकता का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक परिपक्वता है, प्रतिक्रिया है, या फिर सहयोग की नैतिकता है? क्या है ये? तो इसको माना गया है सहयोग की नैतिकता। अब जो ये जिन पियाजे हैं इनका नैतिक विकास सिद्धांत है, इनके अनुसार जब बच्चे सहकर्मी विरोध में शामिल होते हैं और नियमों को बहुमत की इच्छा के अनुसार संशोधित करने की संभावना पर विचार करते हैं, तो ये सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। जिन पियाजे ने विकास के दो मुख्य चरण बतलाए थे, विषमांग नैतिकता और सहयोग की नैतिकता। अब जो विषमांग नैतिकता क्या है? लगभग 5 से 10 साल की होती है, जिसमें बच्चे नियमों को अपरिवर्तनीय मानते हैं और मानते हैं कि नियम बाहरी अधिकार जैसे कि माता पिता या शिक्षक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और वे परिणाम के आधार पर सही और गलत का न्याय करते हैं। सहयोग नैतिकता लगभग 10 वर्ष और इससे अधिक आयु में विकसित होती है, जिसमें बच्चे समझने लगते हैं कि नियम आपसी समझौते और सहयोग से बनाए जा सकते हैं और उन्हें बदला भी जा सकता है। वे दूसरे के इरादों को भी ध्यान में रखते हुए नैतिक निर्णय लेते हैं। तो ये थी सहयोग की नैतिकता। तो रिया का जो ये विचार है कि नियमों को बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए संशोधित किया जा सकता है, दिखाता है कि नियमों को लचीला और आपसी समझौते पर आधारित मानती है, जो एक सहयोग की नैतिकता की विशेषता है। अब संज्ञानात्मक अपरिपक्वता क्या है? रिया के तर्क के विपरीत है, जो अधिक परिपक्व और नैतिक सोच को दिखाता है। और प्रतिक्रिया, ये शब्द इस विशिष्ट नैतिक विकास के चरण का वर्णन नहीं करता है। तो छोटे बच्चे अक्सर नियमों को तोड़ने पर सख्त सजा की उम्मीद करते हैं, भले ही इरादा अच्छा हो। बड़े बच्चे यह समझ सकते हैं कि यदि सभी सहमत हो तो खेल के नियमों को बदला जा सकता है। तो ये सहयोग की नैतिकता हो गई। तो रे का विचार इसी बाद वाले चरण को दिखाता है। इसके बाद जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, और तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। अब जो विचार था, अब विचार किन का था? यल थॉर्नडाइक का, जिन पियाजे, जेबी वॉटसन, लेबरबस्की। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। तो ये जो मानने वाले थे थॉर्नडाइक थे। अब जो यल थॉर्नडाइक प्रयास त्रुटि का सिद्धांत था इनका, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था, बिल्ली को पिंजरे से बाहर निकालना, और इसके माध्यम से निष्कर्ष निकाला था कि सीखना धीरे धीरे होगा और इसमें कई प्रयास शामिल होते हैं, कुछ त्रुटियां भी हो जाती हैं इसमें, और जो अभ्यास है बार बार प्रयास त्रुटियों को कम करने और सही प्रतिक्रिया को मजबूत करने में मदद भी करता है। तो उसी से लगा लो, जैसे आप कंप्यूटर सीखते हैं, मतलब टाइपिंग लगा लो, टाइपिंग सीखते हैं, शुरू शुरू में बहुत गलतियाँ करते हैं, देख कर लिखते हैं, धीरे धीरे लिखते हैं आप, लेकिन जैसे जब आपको उसका अभ्यास हो जाता है तो आप गलतियाँ भी नहीं करते और बिना देखे भी कीपैड पर आप अच्छे तरीके से टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये आपका यल थॉर्नडाइक जॉइन का था प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। अब जो जिन पियाजे हैं, संज्ञानात्मक विकास के चरण और बच्चों की क्रिया ज्ञान निर्माण की
प्रक्रिया पर केंद्रित था इनका सिद्धांत। जेबी वॉटसन का व्यवहारवाद के जनक थे और सीखने में प्रेरण की भूमिका पर जोर दिया था इन्होंने। लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाना जाता है इन्हें, जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति को सीखने में महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो कई बार गिरता भी है वो, तो बहुत गलती होती है, लेकिन जैसे जैसे वह अभ्यास करता है उसकी गलतियाँ कम हो जाती है और बाद में वह सफलतापूर्वक सीधे साइकिल चलाना सीख जाता है। तो बचपन में आप वैसे तो सभी बच्चे सबसे पहले तो साइकिल ही सीखते हैं, मोटरसाइकिल कार वगैरह तो बाद में सीखते हैं। और जब साइकिल चलाते हैं तो उसमें जहाँ कई बार गिरते भी हैं और उसी से सीखते हैं, गलतियों से ही व्यक्ति सीखता है अपनी, चाहे वो साइकिल है या जीवन की गलतियाँ हैं। इसके बाद छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना। इस बात का संकेत है कि शिशु इनमें से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। स अभिप्राय व्यवहार में, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या प्रयोग करने में। अगर छिपी हुई चीज जाओ खोज लेता है, ढूंढ लेता है, तो उसको कहा गया वस्तु स्थायित्व। जो छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालना शिशु में वस्तु स्थायित्व की अवधारणा के विकास का संकेत है। वस्तु स्थायित्व यह समझा कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती या महसूस नहीं होती। तो जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का जो इंद्रजनित कामक स्तर है, इसके दौरान ये क्षमता धीरे धीरे विकसित होती है। अभिप्राय व्यवहार, सभिप्राय व्यवहार, यह लक्ष्य निर्देशित क्रियाओं को संदर्भित करता है कि जो वस्तु स्थायित्व के विकास के साथ साथ विकसित होती है, लेकिन छिपी हुई वस्तु को ढूंढना विशेष रूप से वस्तु स्थायित्व का सूचक है। समस्या समाधान, जबकि छिपी हुई वस्तु को ढूंढने में कुछ हद तक समस्या समाधान शामिल हो सकता है, तो मुख्य रूप से वस्तु स्थायित्व की समझ पर निर्भर करता है। प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट, मतलब आमतौर पर बाद के संज्ञानात्मक आचरण की विशेषता है। जैसे एक छोटा शिशु है, छोटा बच्चा जो वस्तु स्थायित्व विकसित नहीं कर पाया, जब उसका पसंदीदा खिलौना कंबल के नीचे छिप जाता है तो वह उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, मानो वह गायब ही हो गया हो। लेकिन जब शिशु वस्तु स्थायित्व कर लेता है तो वह छिपे हुए खिलौने को सक्रिय रूप से ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानता है खिलौना अभी भी यहीं मौजूद है। इसके बाद आ जाता है वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। इसके अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसके अनुसार कौन सा ठीक बात है इसमें? अब यही है ऑप्शन ए वाली, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। अब जो लेव वाइगोत्स्की है, इनका जो ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, इसका केंद्रीय विचार है कि संस्कृति मतलब कल्चर और भाषा, लैंग्वेज, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं और संस्कृति उन्हें ज्ञान, उपकरण और सोचने के तरीके प्रदान करती है, और भाषा सामाजिक अंतःक्रिया और ज्ञान के हस्तांतरण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। और बच्चे अलग अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं, पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। जिन प्याजे का जो पूर्व से क्रियात्मक अवस्था के बच्चे की विशेषता है अहम केंद्रित होना। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत ये नहीं है कि केवल सामग्री प्रस्तुत करने से बच्चे अमूर्त रूप से सोचने लगेंगे। सामाजिक मार्गदर्शन और जेडपीडी इसमें भी महत्वपूर्ण है। स्वनिर्देशित वाक सहयोग, इसका निम्नतम स्तर है। स्वनिर्देशित जो वाक है, निजी भाषा, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो बाहरी सामाजिक भाषण से आंतरिक विचार में संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है, न कि निम्नतम स्तर का। जैसे एक बच्चा है
अपने बड़े भाई या बहन से एक पहेली को हल करना सीखता है। भाई या बहन उसे संकेत और मार्गदर्शन देते हैं। सामाजिक अंतर्क्रिया है। पहेली को हल करने का तरीका और संबंधित अवधारणाएं संस्कृति का हिस्सा है और इस प्रक्रिया में उपयोग को जाने वाली भाषा बच्चे की सोच को आकार देती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर समय के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। अब सबसे कम जो ध्यान इनमें से किस पर दिया गया है। संवेग विषयपरक भावना है और वह व्यक्तिपरक होती है। संवेग केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थी में अलग अलग होता है बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होता है। संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। संवेगात्मक प्रतिक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती है। तो कौन सी बात ठीक है यहाँ पर सबसे कम ध्यान किस में दिया गया है। अब सबसे कम ध्यान है बी वाले में कि संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थी में अलग अलग होते हैं बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। अब संवेग क्या है। संवेग विषयपरक भावना है और व्यक्तिपरक होती है। संवेग एक मूलभूत विशेषता है कि एक ही घटना अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग भावनाएं प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती हैं। संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न है। संवेगों को अक्सर शारीरिक उत्तेजना जैसे हृदय गति बढ़ना और बस उत्तेजना की संज्ञानात्मक व्याख्या के संयोजन के रूप में देखा जाता है। जैसे मुझे डर लग रहा है क्योंकि संवेगात्मक प्रतिक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया भी शामिल होती है। संवेगों में शारीरिक परिवर्तन जैसे चेहरे के भाव हृदय गति में परिवर्तन और मानसिक अनुभव जैसे खुशी दुख गुस्सा ये दोनों शामिल होती हैं। तो ऑप्शन बी जो इसमें यहाँ पर लिया गया है। जैसे संवेग का मनोविज्ञान व्यक्तिगत डर की प्रतिक्रिया है। खुशी की भावना गुस्से के कारण का अध्ययन कर सकता है जबकि यह माना जाता है कि एक छात्र का संवेग दूसरे को प्रभावित कर सकता है कक्षा का माहौल बना सकता है और संवेग की मूल मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का केंद्रीय फोकस नहीं है। तो यहाँ पर सबसे कम वाला जब पूछा गया था इसमें तो संवेग हो जाएगा ये। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा बच्चों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। अब कौन सा एक यहाँ पर नहीं है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला। तो शायद इसमें तो यहाँ पर जाए कुछ क्वेश्चन में कुछ रह गया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाए वो देख लेते हैं। कौन सी पूर्व बाल्यावस्था अवधि के दौरान होने वाली भूमिकाओं एवं व्यवहारों में से एक है जो कि सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप है। तो जिसमें भाई बहन अध्यापक के साथ अध्यापक एवं साथी से सहयोग करना और माता पिता की आज्ञा का पालन करना लिंग अनुरूप व्यवहार करना। तो कौन से वाला है इसमें सही। तो पूर्व बाल्यावस्था की अवधि के दौरान होने वाली भूमिकाएं और व्यवहार में से एक है। तो लिंग अनुरूप व्यवहार करना ये वाला। और जो पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 साल की है तो इस दौरान बच्चे धीरे धीरे अपनी सामाजिक दुनिया के बारे में सीखते हैं। इसमें लिंग भूमिका और उनसे जुड़ी सामाजिक अपेक्षाएं भी शामिल हैं और इस अवधि में बच्चे अक्सर समझने लगते हैं कि समाज लड़कों और लड़कियों से किस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद करता है और वह इन लिंग अनुरूप व्यवहारों को प्रदर्शित करना शुरू कर सकता है। भाई और बहन व अध्यापक के साथ झगड़ा करना ये सामाजिक अपेक्षा के रूप व्यवहार नहीं है। अध्यापक एवं साथी से सहयोग करना ये सकारात्मक सामाजिक व्यवहार है लेकिन विशेष रूप से पूर्व बाल्यावस्था में लिंग भूमिकाओं से सीधे जुड़ा हुआ नहीं है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना तो यह सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार है लेकिन यह भी लिंग विशिष्ट नहीं है। तो लिंग अनुरूप व्यवहार करना तो इस सही में बच्चे लड़कों के लिए उचित और लड़कियों के लिए उचित माने जाने वाले खिलौने गतिविधियों और व्यवहार में रुचि दिखाना शुरू कर देते हैं जो सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप है। मतलब लड़के लड़कों में खेलते हैं और लड़कियां लड़कियों में। जैसे कि एक छोटी लड़की
गुड़िया से खेलना पसंद करती है और छोटा लड़का कार और ट्रकों से खेलना पसंद करता है, क्योंकि समाज अक्सर इन गतिविधियों को कर्मचारी लड़की और लड़कों के लिए अधिक उपयुक्त मानता है। तो ये लिंग अनुरूप व्यवहार है जो सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होते हैं। तो ये बचपन में आपने भी खेले होंगे, तो इस क्वेश्चन को आप अपने तरीके से अच्छे या समझ सकते हैं, या फिर आप जब बड़े हैं आपके परिवार में भी छोटे बच्चे होंगे तो उनसे भी देख सकते हैं आप, लड़के या लड़की जो होंगे तो वो उसी अनुसार जो है खिलौने को चुनते हैं। लड़के जो है इस प्रकार के खिलौने चुनेंगे और लड़कियाँ गुड़िया जो है गुड़िया ये उनसे खेलेंगी, गुड़ियों से लड़कियाँ। इसके बाद इनमें से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? अब इसमें 11 से 18, 18 से 24, जन्म से 6 या 6 से 11 वर्ष वाले हैं। तो परवर्ती बाल्यावस्था कौन सी है? अब 6 से 11 वाली। बाल्यावस्था को आमतौर पर दो भागों में बांटा गया था, पूर्व और उत्तर वाली। अब पूर्व वाली 2 से 6 की है और उत्तर वाली फिर 6 से आगे 11 की हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या क्रियाकलाप। तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसके अनुसार कौन सा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? अब कौन सा नहीं करेगा? सामाजिक अनुभव। अब इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 3 कारक बतलाए थे यहाँ पर, जैसे परिपक्वन है, जैविक परिपक्वता संज्ञानात्मक क्षेत्र क्षमताओं के विकास के लिए आवश्यक है, और क्रियाकलाप एक्टिविटी का देते हैं जिसे बच्चे सक्रिय रूप से अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। और भाषा, हालांकि जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना था, लेकिन उन्होंने इसे सामाजिक अंतःक्रिया की तुलना में कम महत्वपूर्ण माना है। सामाजिक अनुभव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति की भूमिका पर जोर देता है, जबकि जीन पियाजे ने सामाजिक अंतःक्रिया को माना था और उन्होंने व्यक्तिगत अन्वेषण और जैविक परिपक्वता को अधिक महत्वपूर्ण माना था। जैसे एक बच्चा जब किसी खिलौने के साथ खेलता है तो वह उसके गुणों के बारे में सीखता है। जैसे जैसे उसका मस्तिष्क विकसित होगा उसकी सोचने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और भाषा उसे दूसरों के साथ संवाद करने और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करेगी, जबकि सामाजिक अंतःक्रिया भी सीखने में भूमिका निभाती है। तो जीन पियाजे ने इसे विकास का प्राथमिक चालक नहीं माना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कोलबर्ग है, लॉरेंस कोलबर्ग, तो इनके सिद्धांत की एक आलोचना थी। अब आलोचना कौन सी है? नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं को उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभवात्मक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कोलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नता को ध्यान में नहीं रखा था। आलोचना थी एक, आलोचना कौन सी थी? यही वाली कि कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नता को ध्यान में नहीं रखा था। अब जो कोलबर्ग है इनके नैतिक विकास के सिद्धांत की एक आलोचना थी जो हमने अभी पढ़ी। तो कैरोल गिलिगन ने कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना करते हुए तर्क दिया था कि मुख्य रूप से पुरुषों के नमूनों पर आधारित होती है और महिलाओं की नैतिक सोच को कम आंकता है, जो अक्सर न्याय और अधिकारों की बजाय देखभाल और जिम्मेदारी पर अधिक केंद्रित होती है। इसके अलावा उनके सिद्धांत में विभिन्न संस्कृतियों में नैतिक मूल्यों की विविधता को भी पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो है इनको गलत माना गया था। अब जैसे गिलिगन है इन्होंने तर्क दिया था इनके बारे में। तो कोलबर्ग का नैतिक दुविधाओं में जैसे कि हाइंज की सुविधा महिलाओं की प्रतिक्रिया अक्सर नियमन स्तर पर आंकी जाती है क्योंकि वे संबंधी और देखभाल के संदर्भ में सोचते हैं, जबकि कोलबर्ग का जो पैमाना है न्याय और नियमों पर अधिक केंद्रित है। तो विभिन्न संस्कृतियों में नैतिक प्राथमिकताएं भी भिन्न हो सकती है, जिसे कोलबर्ग के सार्वभौमिक चरणों में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया है। और इसके बाद में फिर हमारे जो यहाँ पर आपका ना जो सब्जेक्ट है इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे आपके हिंदी ग्रामर वाले जो क्वेश्चन आ चुके हैं,
तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो वैसे तो प्रत्यय के अगर हम देखें तो ये 3 होते हैं संस्कृत में अगर ले तो, कृत, तदित और स्थिर प्रत्यय। तो यहाँ पर इसमें जो प्रत्यय की बात करें तो 3 भी सही आंसर रहेगा और 2 भी हमारा सही आंसर रहेगा। कृत और तदित, हिंदी में देखें तो कृत तदित, और स्त्री और संस्कृत में देखें तो कृत तदित और स्त्री प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर लड़ाकू। इसमें प्रत्यय है, अब कौन सा है, कौन सा प्रत्यय है? लड़ाकू। तो किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? तो लड़ और आकू, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? आकू जो है इसमें प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है प्रादेशिक। इसमें भी कौन सा प्रत्यय प्रादेशिक में? प्रा, इक का या देशिक, कौन सा है इसमें प्रादेशिक में? तो यहाँ पर जो है इसमें एक प्रत्यय रहेगा। प्रादेशिक प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं, जैसे प्रादेशिक है इसमें, और उपसर्ग जो शुरू में जुड़ेंगे, जैसे प्रा उपसर्ग है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसमें से रक्तिमा। यहाँ पर भी प्रत्यय बताना है, प्रत्यय कौन सा है इसमें? रक्तिमा। रक्तिमा, ईमा की आवाज़ आई है बाद में, तो कौन सा है? यही प्रत्यय हो जाएगा इसमें, ईमा प्रत्यय। नेक्स्ट है इसमें से त्रि प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? अब त्रि वाला कौन सा है इसमें? तो यही हो जाएगा इसमें, पितृ, पितृभक्त। और कौन सा है? तदित प्रत्यय है, ये भी आप याद रखिएगा। तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जोड़े जाएंगे उन्हें हम तदित प्रत्यय कहेंगे। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनके अंत में जोड़े जाएंगे तो उन्हें हम तदित प्रत्यय कहेंगे। तो इनके योग से बने शब्दों को हम तदितांत कहेंगे। वास्तव में कौन सा है? वास्तव, वास शब्द में तव प्रत्यय, यही हो जाएगा वास्तव। नेक्स्ट आ जाता है बैठक। इसमें कौन सा प्रत्यय है बैठक में? अब यहाँ पर देखें तो बैठ और अक, अक प्रत्यय इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब तदित कौन से में है? वार्षिक, भिड़ंत, लड़ाई, मिलाप में, कौन सा है? तो ऑप्शन ए वाला है इसमें। इसी में ही है, वार्षिक शब्द में गुणवाचक तदित प्रत्यय, वर्ष में एक होने पर बना है वार्षिक। नेक्स्ट आ जाता है और भिड़ंत में कौन सा है? अंत है। लड़, आई, इसमें आई है। मिल, आप, इसमें आप है। अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अंतिम, इसमें कौन सा होगा? इम, अंत, इम, अंतिम। धार्मिक में प्रत्यय है आपका इक, मिक या धर्म, धार्मिक धर्म शब्द है और एक प्रत्यय है। तो वैसे तो ठक प्रत्यय होता है, यहाँ पर है नहीं इसमें, तो ठक कोई को होता है, उसके बाद बनता है धार्मिक तो एक। तो यहाँ पर सीधा एक दे दिया गया है क्योंकि संस्कृत में हिंदी में बताना था हमने, तो एक प्रत्यय है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है दीर्घ ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? दीर्घ ई वाला नहीं होना चाहिए। मंडली, नगरी, टोकरी, नाली, तो कौन सा नहीं है? ये वाला, क्योंकि किससे बना है? इया जो प्रत्यय है उससे बना है। नगरीय, नगर शब्द में इया होने पर नगरीय है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर मिलान करना। तो जब हम इसे मिलान करेंगे क्या बनेगा? पाठ, अक, पाठक, ऐसे हो जाएगा। चाल और आक, चालाक, ऐसे हो जाएगा। झटक और आ, ऐसे हो जाएगा। झटका। पशु और ताव, पशुताव, इस प्रकार से हो जाएगा इनका मिलान, ये वाले प्रत्यय में।
इसके बाद आ जाता है सावधानी। इसमें प्रत्यय है सावधानी, सावधान शब्द है और दीर्घ ई, सावधानी। नेक्स्ट है जिंदगी। इसमें भी प्रत्यय बताना है। जिंदगी कौन सा है इसमें? यही वाला हो जाएगा जी प्रत्यय। कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का। नेक्स्ट आ जाता है किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? नी प्रत्यय जो है नहीं लगा है। अब कौन से में है जो नी प्रत्यय नहीं लगा है? शेरनी, मोरनी, नौकरानी, कोटनी। नी नहीं न है। अब बिना नी वाला बताना है इसमें, जिसमें नी नहीं है तो कौन सा? ये वाला नौकरानी, क्योंकि इसमें नौकर में आनी प्रत्यय लगा है, नौकरानी स्त्रीवाचक में। रसोइया में कौन सा है प्रत्यय? रसोइया, तो रसोई शब्द और रसोइया, या प्रत्यय है इसमें, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है आहट, आवट, आस किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय है? कर्तृक्रम भाव या संबंधवाचक। कौन से हैं? अब इनको जो लिया गया है भाववाचक। तो जिन प्रत्यय के जोड़ने से संज्ञा या विशेषण शब्द भाव का बोध कराने लगते हैं तो उन्हें हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है औपचारिक शब्द। इसमें प्रत्यय है औपचारिक। कौन सा है? औपचारिक। इक क्या आवाज आई बाद में, तो यही हो जाएगा। अब इक भी दो है यहाँ पर, तो ये हर सब ये है छोटी, तो यही सी आंसर इसमें बनेगा। इसके बाद है धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय। क्रियाघोतक प्रत्यय होते हैं, कृत, तदित या भावघोतक होते हैं। तो धातु के अंत में जो लगेंगे, जो जोड़े जाएंगे धातु के अंत में, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय। तो कृत जो होंगे धातु के अंत में ये लगते हैं। नेक्स्ट है मलाई। इसमें कौन सा प्रत्यय है? मलाई या भलाई लगा लो, भलाई, मलाई, भलाई एक ही बात है। तो भलाई में आई, तो यही हो जाएगा आई प्रत्यय, ऐसे मलाई है। पुस्तक या शब्द में प्रत्यय है। पुस्तक शब्द में प्रत्यय मतलब किस प्रत्यय प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जाए ई है। पुस्तक शब्द में ई है। अब ई अभी एक छोटी है, एक बड़ी ई है, तो यहाँ पर बड़ी ई है, तो यही प्रत्यय इसमें होगा। सुमित्रा कौन सा प्रत्यय यहाँ पर? अब इसमें सु, मित्र और आ उपसर्ग, मतलब सु उपसर्ग पूर्वक मित्र और आ प्रत्यय लगा है। तो यहाँ पर जो इसमें देखें तो सुमित्रा आ का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग आता है एग्जाम में, तो सु उपसर्ग है इसमें। इसके बाद है आंशिक शब्द में प्रत्यय है। आंशिक, तो कौन सा है? आंशिक। एक क्या आवाज आई बाद में, तो यही प्रत्यय हो जाएगा। नैतिक, वैदिक, धार्मिक, आर्थिक, तो सारे एक जैसे हैं। इसके बाद आ जाता है मिठास। मिठास शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है? मिठास, तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, मिठास। मीठा शब्द मिठास, तो यही हो जाएगा यहाँ पर इसमें। खटास, भड़ास, मिठास। सुहावना, लिखाई व छलिया, सही विकल्प बताना है इनमें कौन सा है। सुहावना, लिखाई, छलिया, तो कौन सा है? ये वाला आवना, आई और इ, तो यही प्रत्यय आए हैं इनमें। बच्चा में पन लगाने पर कौन सा बनेगा? तो कौन सा लगेगा यहाँ पर? बच्चा में पन होने पर अब बचपन बनेगा इनका, बचपन, ये वाला। बच्चा में पन होने पर बचपन। पागलपन, गौरापन, नीचपन, ये सारे इसी से बने हैं, पन से।
इसके बाद है प्रत्यय। शब्द, वाक्य, पद या पद्यांश होते हैं। प्रत्यय क्या है? एक शब्दांश है जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है। तैराक, तैर शब्द के अंत में आंख जोड़ने से इसके अर्थ में विशेषता आ गई है, तो आंख हो जाएगा इसमें प्रत्यय। इसके बाद आ जाता है कौन सा शब्द? ईया, प्रत्यय लगाने से बना है। अब ईया देख सकते हैं, रसोई ईया, लुट ईया, खट ईया, बच ईया। कौन सा ठीक लग रहा है इसमें? तो यही वाला खट ईया। नेक्स्ट आ जाता है कहावत में प्रत्यय है। यहाँ पर पहले हम ये वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो रसोईया जो आया था ना, इसमें बड़ी ई थी, तो बड़ी ई वाला जो है ये वाला है, क्योंकि इन सभी में छोटी ई है ये, तो ये वाला ठीक रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है कहावत। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब कौन सा है इसमें प्रत्यय कहावत में? तो डी वाला है इसमें कहावत। कह शब्द में आवत प्रत्यय कहावत। जैसे महा में आवत होने पर महावत बनता है, ऐसे। इसके बाद है भक्षक। इसमें किस प्रत्यय पर हुआ? भक्षक, अक प्रत्यय, भक्षक, तो यही हो जाएगा इसमें भक्षक। जैसे धड़ाक है, आक प्रत्यय, धड़ आक धड़ाक, तो भक्ष आक। इसके बाद भाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। भाव में बह शब्द है और आव प्रत्यय भाव। अंदाज शब्द किस भाषा का है? अंदाज उर्दू, संस्कृत, हिंदी या कोई सा भी नहीं, अंदाज। तो अंदाज कौन सी भाषा का है? तो उर्दू भाषा का है, ऑप्शन ए वाला। महानता कौन सा प्रत्यय? महानता में महत्ता, कौन सा है? महानता। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा हो जाएगा? महत शब्द और ता प्रत्यय होने पर बनता है महानता, या महान शब्द ता प्रत्यय महानता। तो प्रत्यय पूछा गया था यहाँ पर, तो महान शब्द में और ता प्रत्यय होने पर बनेगा ये तल प्रत्यय या ता प्रत्यय महानता। इसके बाद यह हो जाएगा यहाँ पर पंडिताई। पंडिताई में कौन सा प्रत्यय है? आई ई ताई, पंडिताई। तो कौन सा होगा इसमें? पंडित शब्द में आई प्रत्यय पंडिताई, ये वाला हो जाएगा। तो ये तो हमारे आपके हिंदी ग्रामर वाले जो क्वेश्चन थे, और इसके बाद में फिर हमारे जो आपके इंग्लिश ग्रामर जो इसके क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। और प्रेपोजिशन जो उससे हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन जो इनको लिया है, जिसमें हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, द मदर वाज कंसर्न डैश द सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड। तो कौन से वाला सही बनेगा यहाँ पर? तो माँ अपनी बच्ची की सुरक्षा के बारे में चिंतित थी, तो कौन सा होगा यहाँ पर? एट, अबाउट, फॉर या विद। एट मतलब पर, अबाउट के बारे में, फॉर के लिए, विद के साथ। तो अबाउट भी आ सकता है यहाँ पर, और फॉर जा वो भी बन सकता है, क्योंकि माँ जो थी अपनी बच्ची की सुरक्षा के बारे में चिंतित थी, अबाउट के बारे में, तो ये भी आ जाएगा इसमें। इसके बाद है व्हेन आई हेयर्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर्स डेथ आई ब्रश्ड टीयर्स। तो इसमें देखें तो जब मैंने अपनी दादी की मृत्यु की खबर सुनी तो मैं आंसू से फूट पड़ा। तो इसमें भी देखें तो कौन सा बनेगा? एट मतलब पर, अपॉन भी पर होता है, इनटू में या इन में, तो कौन सा सही रहेगा इसमें? तो कौन सा रहेगा? तो यही रहेगा इनटू वाला। जब मैंने अपनी दादी की मृत्यु की खबर सुनी तो मैं
आंसुओं में से फूट पड़ा। नेक्स्ट आ जाता है प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैज़ बीन फेमिलियर ए गन ऑल हिज लाइफ। राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन अपने पूरे जीवन बंदूक से परिचित रहे। विद से फॉर के लिए बाय द्वारा या ऑन पर। तो कौन सा रहेगा यहाँ पर इसका? तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। विद प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैज़ बीन फेमिलियर विद ए गन ऑन हिज लाइफ। नेक्स्ट देखें तो he dealt very politely me over the silver cup that he had got as reward। तो चांदी के कप के लिए जो उसे इनाम के तौर पर मिला था, उसने मेरे साथ बहुत विनम्रता से व्यवहार किया। इन में एट पर विद साथ में या से टू को। तो कौन सा रहेगा यहाँ पर इसका सही? ही डॉल्ट वेरी पोलाइटली, उसने मेरे बहुत विनम्रता से व्यवहार किया। तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर? यही हो जाएगा विद वाला के साथ में। ही नेवर पार्टेड हिज रिवार्ड, वह कभी भी अपने इनाम से अलग नहीं हुआ। इन में विद से साथ में क्या देते हैं? ऑफ का और के लिए। तो वह कभी भी अपने इनाम से अलग नहीं हुआ। तो ही नेवर पार्टेड विद हिज रिवार्ड, वह कभी भी अपने इनाम से अलग नहीं हुआ। इसके बाद है कंप्लाई माई रिक्वेस्ट, उसने मेरे अनुरोध का पालन किया। टू को बाय द्वारा, विद से या थ्रो के माध्यम से। तो क्या आएगा यहाँ पर? तो टू भी आ सकता है। ही कंप्लेट टू माई रिक्वेस्ट, ये भी बन सकता है इसका। और विद भी, ही कंप्लेंट विद माई रिक्वेस्ट। ए क्राइम इज चार्ज ए मैन, एक आदमी पर अपराध का आरोप लगाया गया। विद अगेंस्ट ऑफ ये फॉर, तो किसका प्रयोग ठीक रहेगा यहाँ पर? तो किसका होगा? अगेंस्ट के खिलाफ, एक आदमी के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया, इस तरीके से कहा जाता है। नेक्स्ट है सक्सेस कंसिस्ट इंडस्ट्री, सफलता उद्योग निहित है। इन, ऑफ, विद या फॉर। तो कौन सा सही रहेगा यहाँ पर? तो कौन सा रहेगा? ए वाला, सक्सेस कंसिस्ट इन इंडस्ट्री, सफलता उद्योग में निहित है। नेक्स्ट आ जाता है सी वाज रिमूव द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, उसे निर्देशक के कार्यालय से हटा दिया गया। टू, ऑफ, फ्रॉम या थ्रू, कौन सा ठीक यहाँ पर रहेगा? तो यही रहेगा, सी वाज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, तो उसे निदेशक के कार्यालय से हटा दिया गया। नेक्स्ट है सी शडर्ड द ड्रेडफुल स्लाइड, वह भयानक दृश्य से कांप उठी। टू, ऑन, कवर या अपॉन, कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? तो टू वाला भी हो जाता है और ऑन वाला। सी शटर्ड ऑन द ड्रेडफुल स्लाइड या टू। सी स्माइल हर सक्सेस, वह अपनी सफलता पर मुस्कुराई। ऑन, अपॉन, ओवर या एट, किसका प्रयोग होगा यहाँ पर? तो एट का। सी स्माइल एट हर सक्सेस। नेक्स्ट है ही जॉय ही सक्सेस, मैंने उसकी सफलता खुशी मनाई। टू, ऑन, एट या फॉर, तो क्या कहते हैं? यही कहते हैं आई रिजॉयस एट ही सक्सेस, मैंने उनकी खुशी पर, मतलब मैंने उसकी सफलता पर खुशी मनाई। तो एट हिज सक्सेस। नेक्स्ट आ जाता है द डॉग स्नैप द थीप एंड कट हिज लेग, कुत्ते ने चोर झपटा और उसको पकड़ लिया। ऑफ, एट, ऑन या ओवर, तो कौन सा यहाँ पर रहेगा? द डॉग स्नैप एट द थीप एंड कट हिज लेग, तो कुत्ते ने चोर पर
झपटा मारा और उसका पैर पकड़ लिया, तो हो जाएगा हैड। अगला क्वेश्चन आ जाता है आई शैल प्रोसीड हिम, मैं उसकी कार्रवाई करूँगा। ऑफ, टू, फॉर या ऑन, कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन कौन सा होगा? वो भी हो सकता है आई शैल प्रोसीड ऑफ हिम, या फिर ऑन, मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। आई शैल प्रोसीड ऑन हिम, ये भी कह देते हैं। और अगेनेस्ट अधिक उपयुक्त रहेगा, लेकिन विकल्प में ऑन शब्द है। अगर अगेनेस्ट होता तो वही ठीक रहता, नहीं तो फिर ऑन यहाँ पर सही इसका बनेगा। ही वॉज ओवरवेल्म सॉरो, वह दुख अभिभूत था। अगेनेस्ट दुख के खिलाफ अभिभूत था। ऑन, बाय या विद, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? तो यही हो जाएगा बाय सॉरो। ही वॉज ओवरवेल्म्ड, या विद भी आ सकता है। तो ही वॉज ओवरवेल्म्ड बाय सॉरो या फिर विद सॉरो। ही वॉज इन्वॉल्व ए क्राइम, वह एक अपराध में शामिल था। इन, इनटू, एट या ऑन, तो क्या कहेंगे हम उसे? ही वॉज इन्वॉल्व इन ए क्राइम, तो यही कहते हैं हम। नेक्स्ट है आई एम डिसप्लेस्ड यू बट आई एम नॉट डिसप्लेस्ड विद योर फन, मैं तुमसे नाखुश हूँ लेकिन तुम्हारे मजे से नाखुश नहीं हूँ। इन, इनटू, एट या ऑफ, किसका प्रयोग होगा यहाँ पर? आई एम डिसप्लेस्ड, तो कौन सा होगा? यह भी हो सकता है बी वाला, या एट। आई एम डिसप्लेस्ड एट यू बट आई एम नॉट डिसप्लेस्ड विद योर फन। नेक्स्ट है ए मैन इज एंग्री, ए पर्सन ही मे बी एंग्री, आई थिंक, एक आदमी किसी व्यक्ति पर गुस्सा है, वह किसी चीज से गुस्सा हो सकता है। एट विद, विद एट, विद ऑन, विद टू, कौन सा ठीक यहाँ पर रहेगा? तो ऑप्शन ए वाला, ए मैन इज एंग्री एट ए पर्सन, एक आदमी किसी व्यक्ति पर गुस्सा है। ही मे बी एंग्री विद ए थिंग, और वह किसी एक चीज पर गुस्सा हो सकता है। या यह भी ऐसे भी बन जाता है इसका सी वाला भी, ए मैन इज एंग्री विद ए पर्सन, ही मे बी एंग्री ऑन ए थिंग। नेक्स्ट आ जाता है द पब्लिशर इंट्रोड्यूस मी डैश राजीव, प्रकाशक ने मुझे राजीव से मिलवाया। फॉर, टू, ऑफ या विद, तो किसका प्रयोग यहाँ पर होगा? तो किसका प्रयोग होगा यहाँ पर? इसका, बी वाले का। द पब्लिशर इंट्रोड्यूस मी टू राजीव, प्रकाशक ने मुझे राजीव से मिलवाया, राजीव को मिलवाया। नेक्स्ट है इट इज नीडलेस टू लेमेंट द डेड, मृतकों के लिए विलाप करना बेकार है। टू, फॉर, ऑफ या विद, तो कौन सा ठीक यहाँ पर रहेगा? तो इट इज नीडलेस टू लेमेंट फॉर द डेड, मृतकों के लिए विलाप करना बेकार है। नेक्स्ट है द डेड बॉडी इज डिवाइडेड सेंस, मृत शरीर होश रहित है। टू, ऑफ, फॉर या विद, कौन सा यहाँ पर ठीक है इसमें रहेगा? तो यही रहेगा बी वाला, द डेड बॉडी इज डिवॉइड ऑफ सेंस। नेक्स्ट है ही टुक द मैन हॉस्पिटल, वह आदमी को अस्पताल ले गया। फॉर, टुवार्ड्स, टू या एट, तो कौन सा ठीक रहेगा यहाँ पर? तो कौन सा रहेगा? यही सी वाला, ही टुक द मैन टू हॉस्पिटल। नेक्स्ट है मिस्टर ठाकुर इज हैबिटेड राइजिंग अर्ली, ठाकुर को सुबह जल्दी उठने की आदत है। टू, फॉर, ऑफ या इन, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? तो यही कहेंगे मिस्टर ठाकुर इज हैबिटेड टू राइजिंग अर्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी वर डिप्राइव्ड आवर फ्रीडम, हमें अपनी स्वतंत्रता वंचित कर दिया गया था। फ्रॉम, टू, ऑफ या टू, किसका प्रयोग करेंगे? वी वर डिप्राइव्ड, तो ऑफ आवर फ्रीडम ये भी बन जाएगा, वी वर डिप्राइव्ड ऑफ आवर फ्रीडम। आवर पब्लिशर इज एस्क्यूम्ड हार्ड लेबर, हमारा प्रकाशक कड़ी मेहनत करने का आदी है। ऑफ, फॉर, टू या फ्रॉम, क्या आएगा यहाँ पर? तो कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, टू। आवर पब्लिशर इज आस कमिटेड टू हार्ड लेबर। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देख रहे हैं, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।